बॉलीवुड में अगर दमदार एटीट्यूड रखने वाले एक्टर्स की बात करें तो ये लिस्ट कोई बहुत लंबी नहीं है। इसमें बहुत ही गिने चुने एक्टर्स आते हैं जिनका जिस तरह का एटीट्यूड और रुतबा हमें फिल्मों में देखने के लिए मिलता है, वैसा ही वो रियल लाइफ में भी हैं, जिन्होंने अपनी बहुत ही यूनिक स्टाइल और मस्त मौला अंदाज से लाखों और करोड़ों लोगों का दिल जीता है। इसमें राजकुमार साहब, फिरोज खान साहब और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स का नाम आता है, जिन्होंने हमेशा से ही अपनी शर्तों पर फिल्में बनाई हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इनकी छोटी मोटी मांगें पूरी ना होने पर भी इन लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ गवारा था, बस अपने एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज गवारा नहीं था। फिरोज खान साहब के तो ऑलरेडी आपने कई किस्से सुने होंगे कि उनकी फिल्मों का प्रीमियर किसी त्योहार से कम नहीं लगता था और दिल खोलकर वो अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर पैसा खर्च करते थे। तो वहीं नाना पाटेकर ने भी हमेशा अपने अंदाज में ही फिल्में बनाई हैं और उन्होंने लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ा है कि हीरो हमेशा गुड लुकिंग होना चाहिए। इन दोनों के अलावा राजकुमार साहब के तो इतने किस्से मशहूर हैं कि एक वीडियो अलग से बन जाएगा। वैसे आजकल ना तो ऐसी फिल्में देखने के लिए मिलती हैं और ना ही ऐसे एक्टर्स, मिलता है तो बस बोरियत वाला कंटेंट। ऐसा काफी बोरियत भरा कंटेंट देखने के बाद फाइनली मेरी नजर पड़ी एक शो के ऊपर जिसका नाम है अरबपति का सीक्रेट, जो विंजो के जो टीवी पर अवेलेबल है। और मैं इससे इस तरह से एंगेज हो गया कि मैंने इस पूरे शो को बिंज वॉच कर डाला, क्योंकि इसकी जो कहानी थी, इसको दिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही सॉलिड था। कहानी थी दुबई के एक बिजनेस टाइकून की, जो इंडिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से एंगेज हो गई है और वो अपनी असली पहचान छुपाकर अब ये पता करने में लग जाता है कि आखिर रीना की फीलिंग्स उसके लिए क्या है, वो उसको लेकर क्या सोचती है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसको बहुत ज्यादा खींचा नहीं गया है। ये एपिसोड मात्र 2-2 मिनट के रखे गए हैं, तो रील के जैसे ही स्क्रॉल करते करते कब एपिसोड खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये पूरा शो आप देख सकते हैं जो टीवी पर, और इस तरह के लगभग 1000 से भी ज्यादा शॉर्ट शोज वहां पर अवेलेबल हैं। और यहां पर आपको इंडियन, चाइनीज, कोरियन डब्ड इन हिंदी, मतलब काफी प्रीमियम शोज मिल जाएंगे। हर लैंग्वेज में कंटेंट है, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब है। और जो ऐप को डाउनलोड करने के बाद 100 या 200 नहीं, मात्र 2 रुपए में आप इसके सारे प्रीमियम शोज को अनलॉक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप जो पास की फुल मेंबरशिप लेते हैं तो यहां पर आप 24 कैरेट गोल्ड भी जीत सकते हैं, वो भी 1 से लेकर 1 लाख तक की कीमत का। और इसको आप 100% निकाल भी सकते हैं। आप यहां पर ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं तनिष्क या कैरेट लेन से। आप यहां पर गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभी डाउनलोड करें जो टीवी बाई विंजो ऐप। अब बात करते हैं फिल्म जंगबाज की। फिल्मों में जिस तरह से राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी थी, उनके बड़े ही अलग अंदाज में कपड़े पहनने का तरीका था, उनके जूते पहनने की स्टाइल या फिर उनके सिगार पीने की स्टाइल, ये सारी चीजें हमें उनकी लगभग हर एक फिल्म में देखने के लिए मिलती ही मिलती थीं। और जब भी किसी सीन में राजकुमार हमें नजर आते थे तो उनसे दमदार डायलॉग किसी और के होते ही नहीं थे। जहां उनके लिए अलग से सीन और डायलॉग्स लिखे जाते थे जिनमें उनका एटीट्यूड दिखे। तो आज हम उनकी एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें वैसे तो वो हमें एक वकील बने हुए नजर आए थे, लेकिन वो एक अलग आइलैंड पर रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी सी हवेली है और जहां पर उनकी ये बड़ी हवेली है, यहां पर आने जाने का एकमात्र रास्ता था उनका हेलीकॉप्टर। और ये मैंने ऐसा पहली बार वकील देखा था जो अपने घर से अदालत तक अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाता था, मतलब फुल स्वैग। और आपको बता दें कि फिल्म में हमें उनका जितना स्वैग देखने के लिए मिला था, उससे कहीं ज्यादा फिल्म बनाते टाइम पर इसके सेट पर देखने के लिए मिला था। आखिर फिल्म जंगबाज के सेट पर कब और किस बात पर राजकुमार ने गोविंदा की नई शर्ट से अपनी नाक पोंछ डाली थी, और इसके बाद गोविंदा ने उनके साथ में कभी भी किसी फिल्म में काम ना करने की कसम खाई थी। कैसे इसमें हेलीकॉप्टर से कार को उठाया गया और कैसे फिल्म के लिए फाइनल डायलॉग्स तैयार हो जाने के बाद भी राजकुमार ने अपने हिसाब से डायलॉग्स बोले थे और सबके सामने गोविंदा की भारी बेइज्जती कर डाली थी, और आज भी ये डायलॉग फिल्म में रखे गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं फिल्म जंगबाज के बारे में, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। साल 1989 में गोविंदा हमें टोटल 14 फिल्मों में नजर आए थे, जहां उनकी हर महीने 1 या 2 फिल्में रिलीज हो रही थीं। जंगबाज साल 1989 में 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तो सेम इसी दिन गोविंदा की एक और फिल्म ताकतवर भी रिलीज हुई थी, जिसमें वो हमें संजय दत्त के साथ नजर आए थे और इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश हुआ था। वैसे इस क्लैश में फिल्म जंगबाज ने बाजी मारी थी और जंगबाज के लगभग 2 हफ्ते पहले ही गोविंदा की फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इसके 1 हफ्ते पहले उनकी फिल्म बिल्लू बादशाह भी कुछ सिनेमा घरों में चल रही थी।
जंगबाज में हमें नजर आए थे राजकुमार, गोविंदा, राजकिरण, मौसमी चटर्जी, मंदाकिनी, प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंगजोंगपा, अरुणा ईरानी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था जाने माने डायरेक्टर मेहुल कुमार ने और उन्होंने ही इसका डायरेक्शन किया था। आपको बता दें कि मेहुल कुमार एक जाने माने गुजराती डायरेक्टर थे और हिंदी फिल्में डायरेक्ट करने से पहले वो लगभग 20 गुजराती फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे और हिंदी में मेहुल कुमार ने अनोखा बंधन और लव मैरिज जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। लेकिन उन्हें असली सफलता मिली थी साल 1987 में आई फिल्म मरते दम तक से, जिसमें भी राजकुमार और गोविंदा हमें नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने आसमां से ऊंचा, नफरत की आंधी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है और जंगबाज के बाद उन्होंने तिरंगा, क्रांतिवीर, मृत्युदाता और कोहराम जैसी कई फिल्में बनाई हैं। आगे चलकर मेहुल कुमार ने साल 2002 में फरदीन खान के साथ में कितने दूर कितने पास भी बनाई। इसके बाद जागो का डायरेक्शन किया और फाइनली आखिरी फिल्म रही साल 2010 में आई उनकी फिल्म क्रांतिवीर का सीक्वल क्रांतिवीर द रेवोल्यूशन। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब आई और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला और मेहुल कुमार ने इसके बाद में किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेहुल कुमार की ज्यादातर फिल्मों में हमें दमदार एक्शन और समाज को आईना दिखाने वाली कहानी देखने के लिए मिलती थी। फिल्म जंगबाज के डायलॉग्स लिखे थे अनवर खान और नुसरत सैयद ने। वैसे आपको बता दें कि ये एक तमिल फिल्म का रीमेक थी जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जो साल 1987 में आई थी और ये तमिल सिनेमा की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। इसमें हमें शिवाजी गणेशन और सत्यराज जैसे एक्टर्स नजर आए थे और इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर जंगबाज की ये कहानी तैयार की गई थी, जिसके डायलॉग्स और इसकी सिचुएशन हिंदी ऑडियंस के हिसाब से दोबारा से बनाई गई थी। जंगबाज को प्रोड्यूस किया था प्राणलाल वी मेहता ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी प्राथिमा फिल्म्स के बैनर तले, जिन्होंने ही इसके पहले राजकुमार और गोविंदा की साथ में आई मरते दम तक को भी प्रोड्यूस किया था और इन दोनों ही फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था रविंद्र जैन ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे और इसका म्यूजिक एल्बम उस समय एवरेज ही रहा था, जहां इसके 1-2 गाने तो काफ़ी पॉपुलर हुए थे लेकिन बाकी गाने उतने ज़्यादा नहीं चल पाए थे। जिनमें से फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था गंगा जैसा मन तेरा गोरे मुख पे सवेरा। फिल्म का ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा इसका टाइटल सॉन्ग जंगबाज आ गए भी काफ़ी पॉपुलर रहा था और बाकी गाने थे रैन अंधेरी अकेली जवान, एक राजा एक रानी दो राजकुमार और नाम है मेरा नीना निंजो। गानों के लिरिक्स लिखे थे रविंद्र जैन ने और इन गानों में आवाजें थी मोहम्मद अजीज, आशा भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति, महेंद्र कपूर और हेमलता की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1,90,00,000 रुपए और उस समय इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4,10,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म जंगबाज एक हिट फिल्म रही थी जिसको लगभग 55 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 44 लाख लोग आए थे और ये इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी। और अगर इस साल की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी राम लखन, तीसरे पर थी चांदनी, चौथे नंबर पर थी त्रिदेव और 5वें नंबर पर थी दाता। और फिल्म जंगबाज को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 1987 में जब राजकुमार और गोविंदा की साथ में फिल्म मरते दम तक आई थी तो इसने कमाई के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये सुपर डुपर हिट रही थी और इसके मेकर्स ने इसी जोड़ी को दोबारा से फिल्म जंगबाज में रिपीट किया, जिसकी बेसिक कहानी तो ऑलरेडी तमिल फिल्म जल्लीकट्टू से ही ली गई थी और इसको हिंदी में तब्दील करने के लिए मेहुल कुमार को मात्र 1 महीने का समय लगा था और ऑलमोस्ट सारी टीम मरते दम तक की ही रखी गई थी। बस इसमें एक्ट्रेस को और कुछ और एक्टर्स को चेंज किया गया था और मेहुल कुमार ने इसको और ज्यादा ग्रैंड दिखाने के लिए इसमें राजकुमार साहब की ये बड़ी सी हवेली दिखाई और ऐसा शो किया कि ये हवेली एक आइलैंड पर है और यहाँ पर आने जाने का एकमात्र ऑप्शन है उनका हेलीकॉप्टर, जहां इस पूरी फिल्म में हेलीकॉप्टर के भी कई सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें राजकुमार साहब की ये जो बड़ी सी हवेली हमें दिखाई जाती है ये एक्चुअली कर्नाटका का ललिता महल पैलेस है, जिस हवेली में ना जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो KGF में हमें गरुणा की हवेली जो देखने के लिए मिलती है वो भी ललिता महल पैलेस ही है और 90s में तो इस हवेली में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आपको बता दें कि राजकुमार साहब का जिस तरह का एटीट्यूड रहता था उनके साथ में फिल्में करना आसान नहीं होता था, लेकिन फिर भी डायरेक्टर मेहुल कुमार ने उनके साथ में 3 फिल्में बनाई,
मरते दम तक, जंगबाज और तिरंगा, जहां उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में राजकुमार साहब के साथ में काम करने का अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि लोगों को लगता है कि उनके साथ में फिल्में बनाना आसान नहीं है, लेकिन मेहुल कुमार को पता है कि राजकुमार साहब को आखिर कैसे डील करना है। उनको बस उनके किरदार के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए, उनके डायलॉग्स उनके पास में होने चाहिए और फिल्म बनाते टाइम पर अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। बस राजकुमार साहब की इतनी ही शर्त होती थी। वैसे आपको बता दें कि फिल्म जंगबाज का जब एक सीन राजकुमार और गोविंदा के बीच में शूट होना था तो यहाँ पर गोविंदा एक बड़ी ही कलरफुल शर्ट पहनकर आए और जब राजकुमार ने गोविंदा को देखा तो उनकी शर्ट की बहुत तारीफ की और कहा, गोविंदा तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अब राजकुमार जैसे सीनियर एक्टर से अपनी शर्ट की तारीफ सुनने के बाद गोविंदा को लगा कि वाकई में उनकी शर्ट अच्छी लग रही होगी, तो गोविंदा तुरंत अपने मेकअप रूम में गए, उन्होंने अपनी वो शर्ट उतारी, उसको साफ करवाया, उसको प्रेस करवाया और दूसरे दिन उन्होंने वो शर्ट राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी। लेकिन इसके अगले ही दिन राजकुमार ने उस शर्ट का एक रूमाल बनाया और वो अपने साथ फिल्म के सेट पर इसे लेकर भी आए, जहां गोविंदा की इस कलरफुल शर्ट से बने हुए रूमाल से वो अपने कभी हाथ साफ कर रहे थे तो अपनी कभी नाक साफ कर रहे थे और उसको बिल्कुल रूमाल के जैसा उपयोग कर रहे थे, जिसको वहां पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स ने देखा और खुद गोविंदा ने भी देखा। और गोविंदा को मन ही मन तो काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिल्म के सेट पर राजकुमार सिगार पीते हुए टेबल पर बैठे हुए गोविंदा की शर्ट से बने हुए रूमाल से अपने हाथ साफ कर रहे थे और ये उनका एक तरीका था गोविंदा को ये बताने का कि जिस तरह की शर्ट तुम पहनते हो उस तरह के कपड़े से हम अपने हाथ और अपनी नाक साफ करते हैं। वैसे राजकुमार साहब के इस तरह के एटीट्यूड के बारे में उनके साथ में काम करने वाले लगभग सभी लोग जानते थे कि वो कब किसे क्या बोल दें, कब किसकी बेइज्जती कर दें, उनके मूड का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। खैर ये बात फिल्म के सेट पर हुई ही थी और गोविंदा ने इसको जैसे तैसे नजरअंदाज भी कर दिया था, लेकिन अचानक से फिल्म के सेट पर दूसरी बात हुई जब इन दोनों के बीच में फिल्म का एक सीन शूट किया जाना था, जिसमें राजकुमार की हवेली पर इन दोनों के कई बैक टू बैक डायलॉग रखे गए थे और यहाँ पर जब गोविंदा उन्हें देखते हैं तो उनसे तुम बोलकर बात करते हैं तो राजकुमार तुरंत उन्हें जवाब देते हैं कि हम गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं करते, हम तुम नहीं हम आप हैं। इसके अलावा फिल्म में एक और डायलॉग सुनने के लिए मिला था जो वैसे तो फिल्म का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन राजकुमार ने इस सीन में अपने हिसाब से इस डायलॉग को बदल दिया था। जब गोविंदा से वो एक सीन में बोलते हैं, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास ताकत और दिमाग दोनों है, जबकि पहले इस सीन में ओरिजिनल ये था कि राजकुमार साहब गोविंदा से ये बोलें कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग है, लेकिन उन्होंने फिल्म के सेट पर इस सीन में अचानक से ही बदलाव कर दिया और उन्होंने डायलॉग बोला कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास ताकत और दिमाग दोनों हैं। और इसके बाद तो गोविंदा ने अपना आपा ही खो दिया था और बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह गए थे और तुरंत सेट से नाराज होकर चले भी गए थे। और कहा जाता है कि इसी समय से गोविंदा ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो आगे चलकर राजकुमार के साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे और फिल्म जंगबाज इन दोनों की साथ में आई आखिरी फिल्म रही। आपको बता दें कि इसी डायलॉग को आगे चलकर हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म एक्सपोज के एक सीन में रिक्रिएट किया था, जहां पर हिमेश रेशमिया बिल्कुल राजकुमार के जैसे ही डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास ताकत और दिमाग दोनों हैं। राजकुमार साहब जब फिल्म जंगबाज के ऊपर काम कर रहे थे तो उस समय उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म जंगबाज की शूटिंग पूरी की और उसकी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपने इलाज के लिए विदेश चले गए थे। हालांकि विदेश जाने के पहले उन्होंने इसके डायरेक्टर मेहुल कुमार को अपने पास में बुलाया और उनसे कहा कि वो अपनी तीसरी फिल्म की कहानी तैयार करें और जब वो विदेश से वापस आएंगे तो वो इसके लिए शूटिंग शुरू कर देंगे। और मेहुल कुमार ने आगे चलकर उनके लिए फिल्म तिरंगा की कहानी लिखी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें हमें जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए मिलता है वो पुष्पक एविएशन कंपनी का था और लगभग 1 घंटे का 45,000 रुपये किराया दिया जाता था। इसमें हमें हेलीकॉप्टर के कई सीन देखने के लिए मिले थे और उस समय हेलीकॉप्टर का किराया ही लगभग 20 लाख रुपए हो गया था। और इसके एक सीन में हमें हेलीकॉप्टर एक कार को ऊपर खींचता हुआ भी नजर आता है। एक्चुअली आपको बता दें तो इस सीन को बिल्कुल रियल में शूट किया गया था, लेकिन कार को इतनी ऊंचाई पर नहीं उठाया गया था। जमीन से ये कार मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर ही उठाई गई थी, लेकिन इसको कैमरे के अलग अलग एंगल से शूट करके ऐसा दिखाया गया था जैसे इस कार को हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर हवा में उड़ाकर ले जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था।
तो वहीं फिल्म में हेलीकॉप्टर वाले एक सीन में हमें एक गलती भी देखने के लिए मिलती है। यह सीन था जब राजकुमार की हवेली से गोविंदा और मंदाकिनी उनका हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सीन में जब ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ रहे होते हैं तो यहाँ पर रात का समय होता है, लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में उड़ने लगता है तो यहाँ पर हमें दिन का समय दिखाई देता है और आसमान बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जब राजकुमार साहब उन्हें बोलते हैं कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूर पर उन्होंने कुछ ऐसा बॉम्ब फिट किया है कि हेलीकॉप्टर अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा, और ये सुनते ही गोविंदा वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर जब गोविंदा वापस आते हैं तो फिर से यहाँ पर हमें रात के सीन ही नजर आते हैं। तो जितने भी सीन हमें हेलीकॉप्टर के दिखाए जाते हैं वो दिन के सीन नजर आते हैं और नीचे आने पर ही रात हो जाती है। वैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसी कई और छोटी छोटी गलतियां हमें पूरी फिल्म के दौरान नजर आती हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर करेंगे क्योंकि फिल्म अच्छी थी। इसके अलावा फिल्म की जब स्टार्टिंग होती है तो पहले सारे कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम होता है गोविंदा का। इसके बाद में बाकी सारे एक्टर्स के भी इंट्रोडक्शन हमें दिए जाते हैं, जबकि राजकुमार सबसे सीनियर एक्टर थे, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट में दिया जाता है। इसके अलावा फिल्म का एक गाना मौसमी चटर्जी और राजकुमार के बीच में फिल्माया जाना था। जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी उस समय राजकुमार इस गाने में एक बहुत ही पतली सी शर्ट पहनकर आ गए थे, जो शर्ट इतनी पतली थी कि अंदर से उनकी बनियान तक साफ साफ नजर आ रही थी। और ये देखने के बाद मौसमी चटर्जी ने मेहुल कुमार से बोला कि अगर वो राजकुमार की ये शर्ट बदलवा दें तो वो उन्हें मान जाएंगी। और मेहुल कुमार तुरंत राजकुमार के पास में गए। उन्होंने राजकुमार से बोला कि सर, शर्ट के अंदर आपकी बनियान नजर आ रही है जो कि कैमरे में बहुत ही बुरी लग रही है। राजकुमार ने इसको देखा और तुरंत अपने मेकअप रूम में गए और तुरंत शर्ट बदलकर वापस आ गए। और राजकुमार को नई शर्ट में देखकर मौसमी चटर्जी मन ही मन मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि राजकुमार से अपनी बात मनवाना आसान नहीं था, लेकिन मेहुल कुमार ने यह कर दिखाया था। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म के एक सीन में हमें खुद डायरेक्टर मेहुल कुमार भी नजर आते हैं। ये फिल्म के स्टार्टिंग का अदालत वाला सीन था। यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो इसको आप मैच करके देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि आगे चलकर राजकुमार को कैंसर हो गया था, लेकिन फिर भी वो बड़े जिंदा दिल इंसान थे। और एक पार्टी में जब किसी ने उनसे पूछा कि राज साहब, आपको इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई है, तो उन्होंने बड़े सहज अंदाज में यह जवाब दिया कि जानी, हम बड़े लोग हैं, हमें छोटी मोटी बीमारी कैसे हो सकती है, हमें तो बड़ी बीमारी ही होगी। और आगे चलकर साल 1996 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म जंगबाज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब बचपन में ये फिल्म देखी थी उस समय तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और खासकर से इसका टाइटल सॉन्ग जंगबाज आ गए, उन दोनों ये मुझे बहुत पसंद था। वैसे आप लोगों को फिल्म जंगबाज कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।